फेम एक अलग चीज़ है और काम अलग चीज़ है, और ये लोगों को डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप जैसे इंडस्ट्री के साथ बिहेव करोगे, इंडस्ट्री भी ऐसे बिहेव करेगी। एक्चुअली अनन्या काफ़ी इंटेलिजेंट है। जब तुम ट्रॉमा से गुजरते हो किसी एक और आदमी के साथ, तो ब्रदरहुड और स्ट्रांग होता है। उसका जो दिमाग चलता है वो आई थिंक फॉर एन एवरेज 25-26 ईयर ओल्ड काफ़ी ज़्यादा तेज चलता है। तो प्रोसेस वही होता है कि आपको ऑडिशन करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे हो उस कैरेक्टर के लिए तो आपको काम मिलेगा, अगर आप सूटेबल नहीं हो तो नहीं मिलेगा। वापस वो सब करना तो थोड़ा नहीं बैंड बज गई थी, और मुझे फिर भी लगा कि मैं रेडी हूँ। पर वहाँ पे जाके जब वो ड्रिल वगैरह स्टार्ट हुई तो बैंड बज गई। हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा। और जनरली अपने इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर्स हैं उनमें लाइक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह ले या फिर बॉडी शॉडी कह ले, ये सारे फीचर्स एक साथ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आज हमारे साथ एक ऐसे कह ले कि हीरो या फिर सारे फीचर का कॉम्बो, वो है आज हमारे साथ वरुण सूद जी। वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। कैसा चल रहा है सब कुछ? एकदम ठीक चल रहा है। आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं, और आपके लगातार जितनी भी मूवीज है उसका वेट करते रहते हैं। और अभी हाल ही में आपकी मूवी आई है, लेकिन उससे पहले एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। लाइक भगवान ने आपको एक्चुअल में क्या काफी फुर्सत से बनाया है? लाइक सब कुछ सारे फीचर ही दे दिया एक साथ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये गलती मेरे मॉम डैड की है। ठीक है, थैंक यू मॉम डैड। लेकिन ऐसी गलती हमें अच्छी लगती है और कह सकते हैं कि आपके फैंस को भी काफी अच्छी लगती है। मैं बस काफी ग्रेटफुल हूँ कि जैसा मैं हूँ, जो मैं काम करते हुए वो लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ, ऑब्वियसली। और बैक टू बैक आपकी जितनी भी मूवीज आ रही है काफी चर्चा में रह रही है। और उसके साथ ही अभी जो एक NNN वाली मूवी आई है, नाम नमक निशान, वो चाहेंगे कि आप थोड़ा डिकोड कर दें हमारे व्यूवर्स को, एक्चुअली किस पे बेस्ड है ये? आई थिंक नाम नमक निशान जैसे हमारे नाम में ही है, हमारे जो टाइटल में ही है, वो हमारे देश के नाम के लिए, उसके खाए हुए नमक के लिए, एंड अपना निशान छोड़ने के लिए। इट्स अ जर्नी अबाउट पेट्रियोटिज्म, फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड। आर्मी ज्वाइन करने के पहले आपको एक ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता है, और वो एक एकेडमी में होती है। हमने नाम नमक निशान में दिखाया कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में एक कैडेट का क्या माइंडसेट होता है, क्या फिजिकल डिफिकल्टीज होती है, क्या मेंटल डिफिकल्टी होती है, और फिर भी वो साथ में आके हाउ डू दे बिकम ग्रेट सोल्जर्स। हमारी ये स्टोरी है हमारी। लाइक हमने देखा है कि आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो कितना रिलेटेबल था और कितनी चीजें आपको हेल्प हुई मतलब इस मूवी में? रिलेटेबल इन द सेंस क्योंकि मुझे भी पहले आर्मी ज्वाइन करनी थी और मेरा प्लान वही था। नॉस्टैल्जिया था कि एक टाइम पे मेरी जिंदगी शायद ये हो सकती, अगर मैं एक्टर नहीं बनता तो मैं एक फौजी बनता। और जब मैं उस एकेडमी में शूट कर रहा था, एक्चुअल लोकेशन में बाकी कैडेट को देख रहा था, तो बस वही सोच रहा था कि शायद एक दिन ये मैं होता। तो काफी इमोशनली खुशी वाली फीलिंग थी मेरे लिए, और हेल्प भी काफी हुई क्योंकि शूट पे जाने से पहले मैंने डैड से काफी इन्फॉर्मेशन ली थी कि आपके एकेडमी डेज में आप कैसे थे, बाकी लोग कैसे थे, क्या क्या होता था वहां पर। तो उन्होंने मुझे बहुत ही ब्रीफ में समझाया कि हम लोग ये करते थे, ये स्केड्यूल था हमारा, और हमारे साथ ये डिफिकल्टी होती थी। तो आई थिंक जो मेरा कैरेक्टर युवराज, उसको शेप करने के लिए काफी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे डैड ने दी है। ओके, मतलब बेसिक जो ट्रेनिंग कह सकते हैं, वो कहते हैं ना कि जो असली पढ़ाई होती है वो घर से ही शुरू होती है, वो चीजें आपके साथ भी हुई। बिल्कुल। लेकिन मतलब सब कुछ है आपके पास, कद काठी लुक जो भी कहे सब कुछ है, तो फिर ये आर्मी से सीधा ऐसा टर्निंग पॉइंट बॉलीवुड के तरफ कैसे हुआ? आई थिंक मैंने पूरी जिंदगी एक आर्मी फैमिली में गुजारी है। मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे फादर आर्मी में थे, और मेरे लाइफ के 19 साल रोडीज आने से पहले मैंने आर्मी लाइफ ही देखी थी। तो जब मैं रोडीज पे आया तो मुझे लगा कि यार ये जिंदगी भी सही है, खराब नहीं है। और फिर मैं तभी कॉलेज में था, सो आई स्टिल हैड 1 year in hand to join the army। और उस 1 साल के बीच में मुझे MTV ने ऑफर कर दिया कि आपको हम साइन करना चाहते हैं। तो तब मैंने अपने डैड को बोला कि मुझे ट्राई करना है, मे बी इट विल वर्क आउट फॉर मी। और कहीं ना कहीं इट डिड वर्क आउट फॉर मी, और बहुत एक्सेप्टिंग थे मेरे फादर भी, मेरी मॉम भी काफी एक्सेप्टिंग थी। उनको पता था कि अनसर्टेनिटी होती है, बट उनको लगा कि उनका बेटा कर लेगा, तो वो सपोर्ट मुझे मिला। एंड फ्रॉम बीइंग एन आर्मी ऑफिसर टू बीइंग एन एक्टर, तो काफी अच्छी जर्नी रही है। मतलब फैमिली वाले कभी कुछ ऐसा नहीं बोले कि लाइक हमारा बैकग्राउंड हमेशा से ऐसा रहा है? नहीं, एक्चुअली मुझे प्रेशर मुझे ही था
ओके क्योंकि मुझे लगा कि मुझे वो जो लेगेसी है फॉलो करनी है आगे। हाँ. पर मेरे डैड ने बोला नहीं यार, अगर तेरा मन है तो जो तेरा मन है वो कर, बट सब कुछ पता करके करना। ऑब्वियसली उनको भी डर लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है थोड़ी अनसर्टन होती है, तो उनको भी ये था कि मेरा बेटा लाइफ में जो भी करे अच्छा करे और घबराए ना। तो उनको मुझ पर ट्रस्ट भी था, पर ये भी था कि खुश रहे। पर उनको ये कभी नहीं थी कि ये हमारी फैमिली लेगेसी तोड़ रहा है। उनको लगा कि ये जो करेगा ये हमारी फैमिली का नाम आगे लेके जाएगा। लाइक आपने शुरू किया मतलब इंडस्ट्री में रियलिटी शो से, तो इंडस्ट्री के तो डार्क साइड हम सबको पता है, लेकिन ये जो रियलिटी शोज का एक अलग डार्क साइड चलता है, वो कभी कुछ ऐसा फेस किया चीजें अपनी लाइफ में? थैंकफुली मैंने कभी वो डार्क साइड फेस नहीं की, क्योंकि मैंने अपने रियलिटी शो में आज तक कभी वो कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। ना मैं लड़ाई करता था, ना मैं बात करता था। मैं चुपचाप, मतलब दूर से ही लोग क्यों ही कोई लड़ेगा, जानते हैं क्यों ऐसे आप बैल मुझे मार वाला काम करेगा। नहीं, पर मुझे लगता था कि मैं वहां पर एक, क्योंकि मैंने बचपन से शोज देखे थे, मैं वो टास्क करने गया था, एक्सपीरियंस करने गया था, और मैं एक्चुअली इन अ रियलिटी शो एज अ कंटेस्टेंट, मैं एज अ व्यूअर ही देख रहा था। जब आप आसपास सब लड़ाई कर रहे होते थे, मैं बोलता था यार ये सब मैं टीवी में देखता था, और मुझे वो स्टंट वगैरह करने में मजा आता था। तो आई थिंक मैं कभी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं ताकि लोग मुझे उस हिसाब से गाली दे। मेरा इंटेंशन काफी क्लियर था कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कभी कभी रियलिटी शोज में लोग इतना मतलब प्रवोक्ड हो जाते हैं? अभी रिसेंटली आसम रियाज का भी ये आया था, एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जहाँ पे वो काफी इंटेंस होकर लड़ रहे थे। उसके बाद एक्चुअली मैंने ना आफ्टर मेरे रियलिटी शोज कुछ फॉलो नहीं किया, किसी को भी नहीं फॉलो किया। नहीं, मैं बहुत खुश था जितना मैंने किया। उसके बाद then I started wanted to act, तो मैं बहुत अच्छे से ट्रांजिशन करके निकल गया, तो मैंने एक्चुअली फॉलो ही नहीं किया उसके बाद चीजें। लेकिन इतनी प्रोवोकिंग हो जाती है कि उसके बाद फिर लोग उस नेक्स्ट लेवल पे आते। कभी आप पर ऐसा हुआ था कि चीजें इतनी प्रेशराइज? आई थिंक हुआ होगा, कहीं ना कहीं हुआ होगा, शायद मैं रिएक्ट भी किया होगा, पर जहां तक मुझे क्लियरली याद है मैं दूर ही रहता था, और मुझसे कोई ऐसे, बिकॉज दे आल्सो न्यू कि अगर मुझसे आके बात करेंगे या मुझे प्रोवोक करेंगे तो शायद रिएक्शन मिले ही ना, तो लोग करते भी नहीं थे। तो मैं थैंकफुली उस जोन में थोड़ा दूर ही था। ओके। और साथ ही उसके साथ लाइक रियलिटी शोज आपने किया, कहीं ना कहीं आगे के जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें कभी कुछ ऐसा प्रेफरेंसेस मिला, चीजें हुई? आई थिंक रियलिटी शोज करने का आपको एक्टिंग में कोई प्रेफरेंस आज तक मुझे तो नहीं मिला। लाइक फेम तो एक ऑलरेडी मिल जाता है ना रियलिटी। आई थिंक फेम एक अलग चीज है और काम अलग चीज है, और ये लोगों को डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे आज तक हर एक्टिंग का काम ऑडिशन करके ही मिला है, और मेरे साथ काफी अलग अलग लोग भी ऑडिशन करने आए हुए थे, और कभी कभी मुझे वो एक्टिंग का काम मिला है, कभी कभी नहीं मिला। तो प्रोसेस वही होता है कि आपको ऑडिशन करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे हो उस कैरेक्टर के लिए तो आपको काम मिलेगा, अगर आप सूटेबल नहीं हो तो नहीं मिलेगा। इसमें फेम कहीं नहीं आता है। हाँ, जनता का प्यार मुझे मिला मेरे रियलिटी शो से, मैं काफी खुश हूँ उससे, बट आई डोंट थिंक मेरी एक्टिंग में ऐसा सच हेल्प हुआ है। वो जो फेम मुझे मिला है उसमें हेल्प तो नहीं होता है। लाइक मतलब ठीक है, जनरली लोग कहते हैं कि ऑडिशन दे करके प्रोजेक्ट्स क्रैक किया जाता है इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लाइक आपके कॉन्टैक्ट्स हो बड़े लोगों के साथ, तो भी आपको थोड़ा एक मतलब रेफरेंस नहीं, कुछ तो रेफरेंस ही हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं? आप, मेरे साथ तो नहीं हुआ है। अच्छा, मेरे ऑडिशन ही किया मैंने, क्योंकि मेरे इंडस्ट्री में कोई जान पहचान का तो है नहीं, और डैड भी आर्मी में थे, तो फिर कोई भी कनेक्शन नहीं है मेरा इंडस्ट्री में। तो मैंने एक्चुअली ऑडिशन करके ही मैं लोगों को जाना हूँ, एंड आज तक मुझे जितना भी काम मिला है सब मैंने ऑडिशन करके ही किया। और साथ ही मतलब तो इंडस्ट्री कैसा बिहेव करती है आउटसाइडर के साथ? आई थिंक आप जैसे इंडस्ट्री के साथ बिहेव करोगे, इंडस्ट्री भी ऐसे बिहेव करेगी। मतलब एक्सेप्टिंग होती है। आई थिंक मेरे साथ तो काफी एक्सेप्टिंग है। टचवुड, मेरे साथ अभी जितने भी लोगों को मैं मिला हूँ सभी अच्छे से बिहेव करते हैं, सभी बहुत काइंडली बिहेव करते हैं। इवन व्हेन आई वर्क विद पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, लाइक मैंने रवीना मैम के साथ काम किया, मैंने अनन्या के साथ काम किया, बहुत लविंग और बहुत वार्म थे मेरे साथ, एंड मुझे कभी लगा नहीं कि ये मुझे ऐसा आउटकास्ट करना चाहते हैं। मुझे लगा कि ये लोग एक्सेप्टिंग ही है। अच्छा,
और मतलब लाइक जैसे आपने कहा कि रवीना मैम के साथ भी काम किया, अनन्या के साथ भी काम किया, दोनों कह सकते हैं कि डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करती है, तो दोनों एक्ट्रेस के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? लाइक रवीना मैम खुद एक ओजी हैं और अनन्या पांडे भी अभी काफी अच्छा काम कर रही हैं, तो दोनों के साथ मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? चीजें कितनी बदल चुकी है एक्ट्रेस के बीच में, पहले 90 की दशक के हीरोइन में और आज की दशक? आई थिंक रवीना मैम के साथ मैंने रह के एक चीज सीखी है कि शी इज लाइक शी वांट्स टू कीप वर्किंग एवरी टाइम। वो जो होता है ना कि गो गेटर वाला एटीट्यूड, वो अभी भी उनमें है। वो जो भूख रहती है कि और अच्छा काम करना, वो अभी भी उनमें है। तो वो बात मैंने उनसे सीखी। और अनन्या से सीखा मैंने कि एज अ लीडर, जब आप एक शो लीड कर रहे होते हो, हाउ टू कीप एवरीबॉडी टुगेदर। क्योंकि कॉल मी बे में शी इज द मेन कैरेक्टर, एंड एक लीडर ही एक पूरे कास्ट को, क्रू को साथ में रखता है, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर। तो आई थिंक कॉलिन अनन्या ने पूरा जो शो था उसका हर एक मेंबर को इतनी क्लोजली रखा था कि सबको काम करने में मजा आया। तो आई थिंक ये दो चीजें मैंने सीखी है। पर वो जो काम करने का जज्बा होता है वो दोनों में उतना ही था। लाइक उनका जनरली जितने भी मीडिया में मतलब आते हैं फुटेजेस वगैरह, थोड़ा सोबोगल वाइब आता है, तो एक्चुअल में कैसा है? एक्चुअली अनन्या काफी इंटेलिजेंट है। उसका जो दिमाग चलता है वो आई थिंक फॉर एन एवरेज 25-26 ईयर ओल्ड काफी ज्यादा तेज चलता है। उसकी एज में जो उस पे प्रेशर है वो उसने बहुत ही अच्छा हैंडल किया हुआ है। एज अ बिजनेसमैन शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हर। तो जो लोगों को परसेप्शन है उसके बारे में कि अरे सोबो है, समझ नहीं, शी इज एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट। Okay, like कुछ ऐसा देखने को मिला था चीजें? I think every time I used to hear her talk to her manager or talk about brands, she is very aware. Okay. और and she's on it. उसको पता है उसकी लाइफ में कल क्या चल रहा है, परसों क्या चल रहा है, कौन सी डील कितने में हुई है, क्या है वो डील, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मार्केट सिचुएशन, एवरीथिंग शी नोज, वेरी वेल अवेयर। लाइक वो जितनी मतलब ऐसे काम पर्सनालिटी लगती है, लगता नहीं कि इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहती है, बट वेरी इंटेलिजेंट चीजें हैं, मतलब बचपन से ऐसे देखते हुए आई हैं। 100%। हाँ। और तो अब आते हैं आपकी जो अपकमिंग सीरीज है नाम नमक निशान, तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखो कि अधिकतर ऐसे पैट्रियोटिक मूवी बनती है, तो कई बार ऐसी मूवी ट्रोल भी हो जाती है, ओवर हाइप्ड चीजें दिखाई जाती है, ऑथेंटिक नहीं होती है। तो आपकी ये जो अपकमिंग सीरीज है इसको कितना रॉ रखा गया है ताकि लोग मतलब एक्चुअल में रिलेट कर पाए? आई थिंक हमने सीरीज को काफी ज्यादा रॉ रखा है, एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट यंग कैडेट्स जो अभी फौजी नहीं बने हैं, जो फौजी बनना चाहते हैं, उस ट्रेनिंग में है। तो जो एक कैडेट का माइंडसेट होता है, जो कैडेट का वो मोटिवेशन होती है, हमने वो भी ऑथेंटिक रखा है। हमने एक्चुअली रियल लोकेशन में शूट किया है, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है, हमने वहाँ पे शूट किया है। और हर चीज रियल दिखाई है, फ्रॉम द क्लासरूम्स टू द रूम्स टू द ट्रेनिंग। और कभी कभी क्या होता है कि आप अपने घर को भी याद करते हो, हमने वो एस्पेक्ट भी दिखाया कि आप 21 में जाते हो वहां पर घर छोड़ के, घर की याद आ रही होती है, कभी कभी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल लगती है तो आपका ब्रेक डाउन भी होता है, एंड हाउ यू ओवरकम द ब्रेक डाउन। हमने एवरी एस्पेक्ट दिखाया है ऑफ OTA। और साथ ही आप ब्रदरहुड की भी बात कर रहे हैं कि इसमें दिखाई गई है, तो कहा जाता है कि लड़कों की दोस्ती काफी पक्की वाली, सच्ची वाली होती है, एक्चुअल में होती है कि बस ये एक हाइप है? नहीं, मेरी तो अभी तक रही है। अच्छा। जो मेरे बचपन के 4-5 दोस्त है वो आज भी मेरे दोस्त है। इंडस्ट्री में मेरे बहुत कम दोस्त है। रान भाई मेरे लिटरली भाई के तरह है। और इस शो पे भी जो मेरा को एक्टर है दानिश, वो भी मेरा भाई ही बन चुका है। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे डैड ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जब आप अच्छी चीजें साथ में जीते हो किसी इंसान के साथ तो खुशियां बनती है और वो आपका दोस्त बनता है। पर अगर आप बुरी चीजें किसी इंसान के साथ जीते हो तो वो आपको भाई बन जाता है, क्योंकि व्हेन यू गो थ्रू ट्रॉमा टुगेदर तो वो बॉन्ड और स्पेशल होता है। आई थिंक ये शो मेरे और दानिश के लिए फिजिकली इतना मुश्किल था, और फिजिकली हम टूट रहे थे क्योंकि ट्रेनिंग आसान नहीं होती है। और हमको वो सीन भी दिखाने थे कि एक बंदा ट्रेनिंग कैसे करता है एकेडमी में। फिजिकली हम टूट रहे थे, और जब हम बैठ रहे थे आफ्टर डूइंग द ट्रेनिंग, आफ्टर गिविंग दैट शॉट, हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे, बोल रहे थे यार हमने साथ में किया और ये मेमोरी हमारी हमेशा रहेगी। तो आई थिंक वो ब्रदरहुड वहां से भी निकल के आ रहा था ऑफ कैमरा। और फिर मेरे डैड की जो बात थी वो कहीं भी याद आ रही थी कि जब तुम ट्रॉमा से गुजरते हो, किसी
एक और आदमी के साथ, तो ब्रदरहुड और स्ट्रांग होता है, तो चीजें और मतलब आप दोनों के बीच में बॉन्ड और strong है। अच्छा लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि को एक्टर्स के साथ बॉन्ड थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप दोनों सेम ही फील्ड में हो, सेम कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा तो आ जाता है ना कंपटीशन वाला फीलिंग। मेरे साथ हमेशा बहुत अलग हुआ है। मैं हमेशा जब किसी भी फिक्शन शो में काम करता हूँ, जो भी मेरे को एक्टर्स होते हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि वो जिंदगी में बहुत अच्छा करें। मैं चाहता हूँ कि वो जिंदगी में और उनको बड़े शोज मिले और बढ़िया काम मिले, क्योंकि एक तो मैं कभी किसी का काम छीन सकता नहीं हूँ, ना वो मेरा काम छीनेंगे। जो काम मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा, जो काम उसकी किस्मत में होगा वो उसको मिलेगा। और आप बस किसी की जो डाउनफॉल है वो होप करोगे तो आपके साथ भी शायद वही हो। अगर आप किसी की सक्सेस होप करोगे तो आपको भी वही मिलेगा इन रिटर्न। तो मैं बस चाहता हूँ कि मेरे जो को एक्टर्स है वो खुश रहे, उनको और काम मिले, वो और बड़े स्टार्स बने। और साथ ही ट्रेनिंग में कितनी मतलब कसरत हुई, चीजें कितनी हार्श लेवल तक गई? बैंड बज गई, पूरी बैंड बज गई, बहुत ज्यादा बैंड बज गई। ये ट्रेनिंग मैं करता था, एक्चुअल आर्मी को लगा दिया था क्या आप लोगों की ट्रेनिंग? एक्चुअली जब मैं वापस जब मुझे रोल मिला था तो मैं दिल्ली गया था कुछ टाइम के लिए, और मैं काफी मतलब साइज में बड़ा था, मैं 100 kg का था। तो मेरे डैड ने पहले देख के बोला कि पहले बाल काट, क्योंकि ये इतने लंबे बाल तो नहीं होते, और यू हैव टू कट डाउन, ये 100 kg के नहीं जाते कैडेट। ऐसे ठीक है, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग चालू की। तो मैं पहले दिल्ली के लिए बास्केटबॉल खेलता था, तो वो एथलेटिक ट्रेनिंग चालू की, काफी खाना कट डाउन करना पड़ा टू लुक लाइक अ कैडेट। बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो करे हुए काफी साल हो चुके थे, वापस वो सब करना तो थोड़ा बैंड बज गई थी, और मुझे फिर भी लगा कि मैं रेडी हूँ। और वहां पे जाके जब वो ड्रिल वगैरह स्टार्ट हुई तो बैंड बज गई। मतलब घर पे अलग से ट्रेनिंग मिल रही है, बाहर अलग से ट्रेनिंग मिल रही है। और बचपन से ही वो पूरा आर्मी वाला एनवायरनमेंट रहा है, तो बचपन में कैसा रहता था? लाइक आर्मी स्कूल से आपकी स्कूलिंग हुई है, सब जगह वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो कभी ऐसा मन नहीं किया कि भाई अभी खुद से थोड़ा जीना है? आई थिंक हर चीज डिसिप्लिन में थोड़ा ऐसा, आई थिंक जब आप डिसिप्लिन में रखते हो ना किसी को, तो और बदमाश निकलते हैं। कि आप जितना किसी को दबा के रखते हो ना, वो उतना और मतलब उसमें वो जो चुल होती है ना वो ज्यादा बढ़ती रहती है। तो मेरे सब दोस्त ऐसे ही थे, हम सबके पापा आर्मी में थे, और हम सबका जो एनवायरनमेंट था घर पे काफी डिसिप्लिन था कि यही करना है, ऐसा करना है। पर वो आई थिंक लड़कों में स्पेशली वो चुल थोड़ी रहती है, तो हम लोग थोड़ा से कांडीगिरी करते रहते थे। लड़कों की चुल दिख जाती है, वो दिख जाती है, उसका हम दबा नहीं पाए अपना चुल, हम लोग निकाल देते थे। तो चुल निकाल के कभी कुछ ऐसा हुआ है कि एक्सट्रीम लेवल पे चले? नहीं, कभी कभी जैसे हम लोग स्कूल बंक करके आगरा चले गए बिना बताए, ठीक है, मम्मी बोली कहाँ पर है, बोले हाँ दोस्त के घर बैठा हूँ। तो वो सब होता था। कभी किसी दिन गोवा निकल गए, अच्छा, बिना बताए 5 दिन बाद आ रहे हैं, तो फिर वो सब करते थे। पर एज सच कभी कोई ऐसा खतरनाक ऐसी कोई चीज नहीं की कि पुलिस केस हो जाए, ऐसा कुछ कभी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं। तो फ्लाइंग चप्पल ट्रीटमेंट और बेल्ट ट्रीटमेंट वगैरह मिला कि बहुत नॉर्मल है वो तो, बहुत नॉर्मल था। पर आई एम ग्लैड मिला, क्योंकि मैं बहुत शैतान बच्चा था। आई एम ग्लैड कि मुझे मिला है वो सब। तो अभी जाकर के ये बच्चा मतलब आगे और निखर करके आ रहा है चीजें। तो अभी पापा मम्मी की तरफ से क्या कुछ फीडबैक आ रहे हैं आपके? वो लोग बहुत खुश है। वो लोग एवर सिंस आई वाज 19 मैं अपना ध्यान खुद रख रहा हूँ, और उनको मैंने तभी बोल दिया था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था कि जो भी मैं करूंगा इस इंडस्ट्री में खुद की मेहनत से करूंगा। मुझे आपकी हेल्प की अगर जरूरत पड़ गई तो मतलब मैं कहीं गलत जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कभी कोई सपोर्ट नहीं लिया फाइनेंशियल, मैंने सब कुछ खुद किया। एंड वो लोग आज भी खुश है कि मैं अभी 29 का हो गया हूँ। I'm doing everything on my own and touch wood things are going nice. और अभी मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में क्या कुछ सोचा है? एक क्या कुछ है अभी? नाम नमक निशान आने वाला है, कॉल मी बे आने वाला है, वो धर्माल्टे के साथ मेरा शो है, वो भी काफी फन है। और एक और चीज आने वाली है, उसकी भी अनाउंसमेंट जल्दी शायद हो जाए। थोड़ा सा स्पॉइलर नहीं, किस चीज पे बेस्ड है? नहीं, बाप रे, पूरा सस्पेंस। आ जाऊंगा मैं, इसके लिए भी आ जाऊंगा यहाँ पर। ओके, हम तो इंतजार ही करते रहते हैं, आप आते रहो यहाँ पे। और उसके साथ ही मतलब अभी चीजें तो काफी सारी चल रही है, तो ऐसा पूरा सब स्केड्यूल मेंटेन करने में कितना रश होता है सारी चीजों को? आई थिंक स्केड्यूल मेंटेन हो जाता है अगर आप चाहते हो वो चीज मेंटेन करवाना। जैसे मेरे लिए मेरा वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना नहीं पड़ता, वो मेरे टाइम में अपने आप फिट हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग पर्सन? अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, जब भी मुझे टाइम मिले। पहले ऑब्वियसली काम है,
पहले काम खत्म करना है, उसके बाद जो मेरी बाकी मैंडेट्स है लाइफ में मैं वो करके ही सोऊंगा। मैं ऐसे नहीं कि मैं स्किप कर दूंगा या कल कर लूंगा। जो चीज मेरी लाइफ की पार्ट है वो मैं कंटिन्यू कर रखता हूँ। तो मुझे ऐसे स्केड्यूल बनाने में कभी टेंशन नहीं हुई। मतलब ऐसा डिसिप्लिन जो चलते आ रहा है, वो रिवाज वो चलता है, वो हाँ चल रहा है, वो तो है, वो मेरे खून में ही है शायद। और तो ये पूरा जितने आपने फिजिक मेंटेन करके रखा है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल आपका रहता है डाइट वगैरह? मेरे ट्रेनर्स हैं जो मुझ पे काफी मेहनत करते हैं। डाइट भी मेंटेन करनी पड़ती है, कभी कभी नहीं हो पाती। हूँ मैं दिल्ली गई जहाँ पर खाना इज समथिंग दैट एवरीबॉडी लव्स, बहुत बहुत सही है। तो वो मेरी खाने की आदत छूटती नहीं है, पर छोड़नी पड़ती है कभी कभी, पर कभी कभी चीट भी हो जाता है, पर ठीक है। लाइक कितना चीट हो जाता है, कितनी कैलोरीज आप चीट कर लेते हैं? कितनी कैलोरीज तो नहीं पता, पर मैं अगर मुझे बोलोगे कि 1 kg मैसूर पाक खा जाओ, मैं खा जाऊंगा। मैं रुकूंगा नहीं। लग रहा है इंसान इतना खाता होगा। बिल्कुल भी नहीं। मतलब तो वो बर्नआउट कैसा होता है? मैं एक ऑनेस्ट इंसान भी हूँ, तो मैं अगर मैं खाऊंगा तो अपने ट्रेनर को बोलूंगा कि मैंने खा लिया। पड़ती नहीं है ट्रेनर बोला ठीक है फिर कल आ जाओ। और जो अगले दिन मेरी हालत होती है फिर तो वो भगवान ही बचाए। रिग्रेट नहीं होता है? उस टाइम पे हो रहा होता है। हाँ, लेकिन फिर खा लेते पर फिर मैं बोलता कोई बात नहीं यार, ये चलो ये समय भी बीत जाएगा, कोई बात नहीं। तो कह सकते हैं कि चलिए आप इसी तरह अपनी ट्रेनिंग करते रहिए और जितना आपको चीट मील खाना खाते रहिए, लेकिन उसके साथ ही हमारे जो ऑडियंस है उसको इसी तरह अपनी प्यारी प्यारी मूवीज देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वाज लवली मीटिंग विथ यू। थैंक यू।